बिहार में बम्पर वोटिंग के क्या है मायने। दूसरे फेज में 67% से ज्यादा का मतदान, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, पूरे सीमांचल में 70% से ज्यादा, कहीं तो 76% से भी ज्यादा मतदान। सीमांचल के 4 जिलों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, आखिर उसके क्या मायने। क्या ये एसआईआर का खौफ है या फिर असदुद्दीन ओवैसी और महागठबंधन की तीखी लड़ाई का असर। इसके अलावा सेकेंड फेज के 122 सीटों पर क्या हुआ, यह समझेंगे पहले फेज और दूसरे फेज में चुनाव के बाद कैसे बने हैं हालात। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पहले फेज में लगभग 65% मतदान हुआ और इस बार उससे भी 2% से ज्यादा, यानी कि 67% से कहीं ज्यादा ये मतदान हो गया। 2% का मतदान दूसरे फेज में बढ़ना क्या दिखाता है। कहीं ना कहीं दूसरे फेज के मतदान के बाद, अब इस बम्पर वोटिंग के बाद चुनाव को प्रिडिक्ट करना बड़े बड़े जानकारों के लिए मुश्किल हो रहा है कि क्या ये सचमुच बिहार में कोई बदलाव की आहट है या फिर महिलाओं के वोट ने इस सरकार को बचा लिया है। खैर, हम इस पर आएंगे, लेकिन इसके पहले आप जरा एक नजर डालिए कि सीमांचल में 75% के आसपास के वोट का मतलब क्या है। पहले ये डाटा देखिए। सीमांचल के किशनगंज में 76% से ज्यादा वोट, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 76% से ज्यादा वोट हो चुका है। आखिरी आंकड़े आते आते कुछ और बढ़ सकता है। कटिहार में 75% से ज्यादा वोट, पूर्णिया में 73% से ज्यादा वोट और अररिया में 67% से ज्यादा वोट। किशनगंज और कटिहार, जहां पर 76% और 75% वोट हैं, दरअसल यहां मुसलमानों की आबादी लगभग 50% से भी ज्यादा है। किशनगंज में तो लगभग 70% के आसपास है और कटिहार में लगभग 50%। तो क्या कोई एसआईआर का ऐसा खौफ है जिसने लोगों को इस तरीके से वोटिंग करने को मजबूर कर दिया है। इस बार जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसमें 2 बातें साफ दिख रही हैं। एक, एसआईआर में जो बहुत सारे डुप्लीकेट वोट, फर्जी वोट या बहुत सारे ऐसे वोट जो गुम हो गए या फिर बहुतों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो बदलकर जिला इलाका छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे लोगों के वोट कट गए। तो चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी एक बड़ी भूमिका है इस एसआईआर के बाद इस वोट प्रतिशत के बढ़ने में। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा खौफ भी है जो कम से कम सीमांचल से लेकर बिहार में मैं खुद देख रहा हूं, और वो ये कि बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा है कि अगर इस बार चुनाव में वोट करने से वो चूक गए तो हो सकता है कि उनका नाम ही मतदाता सूची से हट जाए और कहीं ना कहीं उनकी नागरिकता पर भी बन आए। तो 75-76% मतदान उन मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां की आबादी 50, 60, 70, 80% तक है, यह दिखाता है कि यह कहीं ना कहीं खौफ है। इसके अलावा एक और मामला, वो ये कि सीमांचल में इस बार की लड़ाई बेहद, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फियर्स फाइट, बहुत जबरदस्त लड़ाई में फंसा है। असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार उनके वोटर्स कम हो जाएंगे और मुसलमान अपना वोट नहीं बंटने देंगे, और इसके कहने के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि जितने बड़े बड़े मुस्लिम नेता आए महागठबंधन की तरफ से, सबने एक ही कहा कि बंटना नहीं है। भाव तो यह था कि बंटोगे तो कट जाओगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा बंटोगे, बंटना नहीं है। तो मुसलमानों के बीच वोटिंग को लेकर के जो एक फियर्स फाइट दिखी है, चाहे ओवैसी की एमआईएम हो या फिर महागठबंधन के दल कांग्रेस और आरजेडी, उसके बीच की एक फियर्स फाइट भी बताती है कि इस बार यहां बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जब 75% से ज्यादा मतदान घने मुस्लिम इलाकों में हो रहा है, लेकिन 67% से ज्यादा का आंकड़ा एवरेज आ रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी जगह शायद वो स्थिति नहीं है। इसलिए मुस्लिम वोटिंग में एक खौफ जो साफ साफ दिखा है, उसका असर साफ है। लेकिन आखिर दूसरे फेज में और हुआ क्या है। दूसरा फेज
एनडीए के लिए इसलिए अहम क्योंकि ये वही फेज है जिसने 2020 में इनकी सरकार बनाई थी। पहले फेज को देखा जाए तो पहले फेज में जब 2020 की वोटिंग हुई थी, जिसमें पूरा पटना के आसपास का क्षेत्र, इसके अलावा शाहाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर का जो इलाका था, इन इलाकों में बीजेपी की पूरी तरीके से बीजेपी और एनडीए का सफाया था। इक्की दुक्की सीटों को छोड़ दिया जाए तो एक तरीके से महागठबंधन ने उस चुनाव को स्वीप किया था। लेकिन दूसरे फेज में भी कई जिलों की सीटें उन इलाकों में वोट में आज थीं, जिसमें औरंगाबाद, गया, सासाराम, पटना के पास जो पाली का इलाका है, इन इलाकों में आज वोटिंग हुई है। और इस बार माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को वहां नुकसान हुआ था पिछले चुनाव में, इस बार बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर रही है, यानी कि बीजेपी उन इलाकों से गेन कर सकती है। लेकिन क्या 2020 में जिस इलाके में मिथिलांचल, जो सारण का इलाका है, तिरहुत का इलाका है, जो चंपारण का इलाका है और सीमांचल, क्या इन इलाकों में बीजेपी को नुकसान होगा? इस बार की चर्चा यही है। माना यह जा रहा है कि छपरा, सिवान जैसे जो इलाके हैं वहां बीजेपी थोड़े नुकसान में जाएगी, थोड़े या ठीक ठाक भी हो सकता है। लेकिन फिर बीजेपी को क्या यह चंपारण, जो कि उसका गढ़ पिछले कई दशक से बना हुआ है, लालू यादव के दौर से लेकर अभी तक चंपारण, मिथिलांचल, ऐसे इलाकों ने बीजेपी को बचाया है, तो क्या इस बार वो बचाएंगे? ये एक बड़ा सवाल भी है, यक्ष प्रश्न भी है। इस बार जिस तरीके से युवाओं में बदलाव की आहट, बदलाव की बात, बदलाव इसलिए क्योंकि बहुत हो चुका, अब बदलना है, ये एक भावना जो दिखाई दी है, वो इस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं जो नौकरशाही है, उसके भीतर भी इस बम्पर वोटिंग के बाद ये एक फीलिंग आई है कि हो सकता है कि सरकार बदल जाए। लेकिन ग्राउंड पर क्या वही स्थिति है? जिस तरीके से महिलाओं की बड़ी बड़ी कतारें दिखाई दे रही हैं, चंपारण से लेकर के मिथिलांचल और सीमांचल तक, ये इस सरकार के लिए, खासकर नीतीश कुमार के लिए एक राहत देता हुआ एक संकेत है। माना जा रहा है कि बेशक युवाओं में इस सरकार को बदलने को लेकर एक भावना दिखाई दे रही हो, वो लगातार कह रहे हो कि वो बदलाव का वोट है हो, लेकिन शायद महिलाएं उनसे इतर सोचती हैं। आज जब मैं चंपारण के इलाके में था तो रैंडमली कई लोगों से मैंने बात की है। जितनी महिलाएं मिली हैं उसमें ज्यादातर, या यूं कह लें लगभग पूरा, मुझे नीतीश कुमार या फिर जेडीयू के लिए बोलती सुनाई दी, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। तो ये वो राहत की बात है जो एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें मैंने देखी, लंबी लंबी कतारें पिछले फेज से लेकर अभी तक देख रहा हूं, और ये मानकर चलता हूं कि ये महिलाओं का वोट कम से कम स्टेटस को ज्यादा पसंद कर रहा है। पहले फेज में थोड़ा गेन कर सकता है एनडीए, लेकिन क्या इस इलाके में अगर उसे नुकसान होता है तो क्या वो भरपाई हो पाएगा? ये भी एक सवाल है। और जिस तरीके का मूड जो एनडीए के खिलाफ जो दूसरा महागठबंधन है उसमें दिख रहा है, जितना अग्रेशन दिख रहा है, जिस तरीके से वोटिंग का पैटर्न दिख रहा है, वो कम से कम इस सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से वोटिंग जबरदस्त हुई है। जेंजी जिसे कहते हैं, और खासकर नेपाल से सटे हुए इलाकों में जेंजी शब्द पॉपुलर भी है। यहां कई बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि अचानक चुनाव के बीच ये जेंजी की चर्चा निकल गई, बदलाव की चर्चा निकल गई, और इसने माहौल को कुछ बदलने की कोशिश की है। देखना यह है कि इन इलाकों में जो सेकंड फेज के जो ये इलाके हैं, क्या ये बीजेपी को बचा पाते हैं या नहीं। हालांकि समीकरणों के हिसाब से अपने अपने लोगों पर वोट हुआ है। टिकट के लिहाज से देखा जाए तो दोनों फेज में अगर किसी ने सबसे अच्छे टिकट बांटे हैं तो वो है आरजेडी। आरजेडी की टिकट को लेकर यह कहा जा रहा है कि आरजेडी ने सबसे ज्यादा टिकट अपने विधायकों के काटे, लगभग 1/3 से ज्यादा, और सबसे अच्छे टिकट बांटे हैं। वो ग्राउंड पर भी दिख रहा है कि किस तरीके से उनके लिए उनका जो समर्थक वर्ग है, उनका समीकरण है, वो वोट करने निकला है। अब देखना यह है कि दोनों फेज की इस वोटिंग के बाद जब ईवीएम बंद हो चुका है
14 तारीख को निकलता क्या है, लेकिन लड़ाई आमने सामने की है, फियर्स फाइट है। तीसरा कोण प्रशांत किशोर जरूर बना रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में अगर देखा जाए तो कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख भी रहे हैं। सीटें कितनी मिलेंगी कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, चाहे वो कराहगढ़ की सीट हो, चाहे वो सुगौली की सीट हो, जोकीहाट की सीट हो। इस तरह की कुछ ऐसी चुनिंदा सीटें हैं जो फिलहाल तो उंगलियों पर गिनी जा सकती है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो सीधी लड़ाई में प्रशांत किशोर हैं। लेकिन लगभग हर जगह अपने कैंडिडेट उतारने वाले प्रशांत किशोर को वोट कितना आता है। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में भी ये माना जा रहा है कि उनकी बातों को लोगों ने सुना और उनकी बातों पर लोगों ने वोटिंग का मन भी बनाया। ऐसे में उन इलाकों में जहां प्रशांत किशोर ने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं वहां उन्हें भी वोटिंग हुई है। अगर उन्होंने अच्छे वोट काटे तो ये मान लीजिए कि फिर एनडीए का नुकसान तय है, क्योंकि उनके ज्यादातर वोट्स एनडीए खेमे के हैं और ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कम से कम ग्राउंड पर। तो अब जबकि वोटिंग खत्म हो चुकी है, निगाहें एग्जिट पोल पर भी होंगी, लेकिन 14 तारीख को तय होगा। ग्राउंड पर आज ये कह देना कि सरकार किसकी बन रही है लगभग नामुमकिन है, ऐसी स्थिति में जब इतनी बम्पर वोटिंग हो चुकी है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।